बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ऑपरेशन होता है, जो मुतअद्दिद दहशतगर्द जो थे उनको जहन्नम वासिल किया गया, उनकी हाइड आउट्स देखी गई, उनके जो असले के अंबार जो उन्होंने लगा के रखे थे, और जो मुस्तकबिल की प्लानिंग के हवाले से जो चीज़ें मिली, उससे मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा हुआ, और वो एक मेरे ख्याल में इंतहाई कामयाब ऑपरेशन जो है वो समझा जा रहा है। उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। तो जो ये ऑपरेशन जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, ये इंतहाई जो है मेरे ख्याल में एक पेचीदा ऑपरेशन था। इसके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का बहुत अहमियत थी। ग्राउंड के ऊपर जो आईएसआई है और मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उन्होंने मिल के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और इंफॉर्मेशन फराहम की, जिसकी बुनियाद के ऊपर दहशतगर्द जो थे उनको पिन पॉइंट किया गया, और फजा में ड्रोन ऊपर थे, कई मील ऊपर। ऐसे बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है जिनके अंदर गैस होती है, जो लोगों को एकदम जो है मफलूज करके रख देती है। इसके अंदर जो है वो बारूदी जो मवाद है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत हमेशा यही कहेगा कि ये जहाज जो हमारा है ये तकनीकी खराबी की वजह से गिरा है। इससे पहले भी एक जहाज जो है आपको पता है पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, सिंध के बॉर्डर के करीब जो था वो वहां गिरकर तबाह हो गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें जवाब बहुत अच्छा देना आता है और हम भरपूर जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी मतलब फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम और गुज़िश्ता ईद मुबारक सबको। खैर मुबारक। अब्दुल्ला भाई, अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका क्या एजेंडा था और इस कॉन्फ्रेंस में क्या हिकमत अमली बनाई गई है? बलूचिस्तान के हवाले से, फिर ईद के करीब इंडिया की तरफ से भी एक दो चीजें हुई थी बॉर्डर पर, उस पे क्या चीजें हिकमत अमली बनाई गई और मजीद क्या चीजें होने वाली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 268th कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी ये, और पाकिस्तान भर के जितने भी कोर कमांडर्स हैं, जिनके अंदर एक जो है वो केपीके में बैठते हैं, एक जो है वो सूबा सिंध में बैठते हैं, और एक जो है वो बलूचिस्तान में बैठते हैं। जबकि 7 मुख्तलिफ जो कोर्स हैं वो, जिसमें आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भी शामिल है, और ये लोग जो हैं ये पंजाब के हिस्से में है, क्योंकि हमारी थ्रेट जितनी भी होती है वो आती है भारत से। दूसरी बात यह है कि इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बैठते, जिसके जो मतलब जिनको जरूरत होती है, जिनके हवाले से कोई काम होता है या उनसे कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है, जैसे फर्स्ट करें आईजीटी एंड ई है, इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन, वो लोग जो है वो फिर उनको बुलवाया जाता है, उनसे उनका मौकफ जाना जाता है या अपने सवाल उनके सामने रखे जाते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। यानी कि ये कोर कमांडर्स जो होते हैं ये सिर्फ वो ही बैठते हैं आर्मी चीफ की सरबराही के अंदर, इसके अंदर और किसी को इजाजत नहीं होता, ना कोई जैसे कोई स्टाफ ऑफिसर होते हैं या दीगर होते हैं, किसी को इजाजत नहीं होता। तो मकसद ये है कि जब आप टीवी पे जब देखते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए उनको बुलवाया जाता है, और उन लोगों को, मीडिया वालों को, ताकि वो जो आईएसपीआर का मीडिया है उनको बुलवा के और उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। इवन डीजी आईएसपीआर जो हैं उनको भी पूरे इस मीटिंग है उसके अंदर वो नहीं शिरकत करते। ये चंद चीजें बड़ी अहम होती हैं। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि कितने संगीन नौयत के मामला जो है वो डिस्कस होते हैं। अगर मुल्क के अंदर, अभी हमारे नाजरीन देख रहे हैं, अगर आप लोग कोर कमांडर्स होते और आप आर्मी चीफ होते और मुल्क के अंदर इस किस्म के संगीन मामलात होते, तो आपका क्या ख्याल है कि ये सिर्फ मिल बैठने का एक बहाना था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भूल जाएं। इसका मतलब यह है कि कुछ शदीद किस्म के सख्त तरीन फैसले जो हैं, जिनके अंदर मुल्क के माशी इस्तेहकाम, जिसके अंदर मुल्क के सियासी इस्तेहकाम, जिसके अंदर मुल्क के जो अमन अमान का इस्तेहकाम, और इसी तरीके से जो बैरूनी और अंदरूनी खतरात हैं, जिसके अंदर हम अफगानिस्तान का सरहद कह सकते हैं, भारत की तरफ जो है वो जो आजकल हम देख रहे हैं कि भारत का मूड जो है वो तब्दील हो रहा है, कश्मीर के ऊपर जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, ये वो तमाम बातें हैं जिनको सामने रखा जाता है। और खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद जो उन्होंने अपनी नई पॉलिसियां जो है लेके आ रहे हैं, और खास तौर पे तुलसी गैबर्ट जो कि सीआईए की इंटेलिजेंस चीफ हैं, जिन्होंने अभी हालिया दौरा किया भारत का और नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, यकीनन ये वो तमाम बातें हैं जो इस जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर डिस्कस होती हैं।
देखिए, जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वो उसके अंदर तमाम मेजर जनरल जो है वो बैठते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बैठते हैं, और ये 2 दिन के ऊपर मुहित एक कॉन्फ्रेंस होती है। इसके खैर अगराज़ और मकासद कुछ और होते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर हम देखें तो मेरे ख़्याल में ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी। इसके अंदर भावलपुर के जो कोर कमांडर थे, वो रिटायर हो गए अपनी मुद्दत मुलाज़मत पूरी करके, उनको अलविदा भी कहना था, और ये महीने के शुरू में ही अमूमन की जाती है। इससे पहले ये एक ज़माना था जब जनरल राहील शरीफ साहब के पहले, तो इसको जो है किसी भी वक़्त जो है वो कर लिया जाता था महीने के अंदर। लेकिन अब कुछ अरसे से ये ट्रेंड बन गया है कि इसको महीने के पहले हफ्ते में ही जो है वो उसका इनेकाद होता है। जहाँ तक सूरत-ए-हाल है, इसके अंदर ज़ाहिर है जो कमांडर्स हैं वो आपस में बैठते हैं, और जो दरपेश चैलेंजेज़ हैं और जो उनकी कोर्स के हवाले से रिलेटेड है, ख़ास तौर पे इसमें जो मेरे ख़्याल में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों के जो कोर कमांडर्स हैं, जनरल राहत जो बलूचिस्तान के अंदर 12 डेज़ कमांड कर 12 कोर कमांड कर रहे हैं, और 11 कोर जो कमांड कर रहे हैं, जनरल उमर बुखारी साहब इंतहाई मंझेले दोनों माशाल्लाह बड़े पाई के हमारे जनरल ऑफिसर्स हैं। इन दोनों के ज़ाहिर है इन्होंने अपनी ब्रीफ किया होगा सूबे की जो सूरत-ए-हाल है, जो सिक्योरिटी की, ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी से निपटने के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं, या उसके हवाले के वसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है, या जो बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी हो रही है, क्योंकि दोनों ही सूबों के जो बॉर्डर हैं वो अफ़गानिस्तान से जो है मुलक्का हैं। तो ये वो तमाम बातें हैं जो कि मेरे ख़्याल में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर, और फिर ज़ाहिर है इस हवाले से जो मग़रिब के जो मुख्तलिफ दबाव आ रहे हैं, जो भारत की तरफ से जो चैलेंजेज़ हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी, इसके नतीजे आपको फ़ौरन नज़र आना शुरू हो जाएँगे, और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो है, इसको आगाह किया जाता है वज़ीर-ए-आज़म साहब को, उनको बताया जाता है कि कोर कमांडर्स का जो है वो ये सोच है, ये फ़िक्र है, और वो एक तहरीरी शक्ल के अंदर जो है उनको बता दी जाती है। और अगर आर्मी के कोई कंसर्न्स हैं, जो कि सिविल हुकूमत के साथ हैं, उनके कोई रिज़र्वेशंस हैं, उनको भी जो है वो उसका इज़हार ख़्याल रिटन फ़ॉर्मेशन के अंदर उनको भेज दिया जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद आपको अब आने वाले चंद दिनों के अंदर एकदम आपको बहुत सारे मामलात, बिलख़ुसूस जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी से रिलेटेड मामलात हैं, और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामदगी की बात है, क्योंकि जो 20 नुकात थे नेशनल एक्शन प्लान के, उसमें से 4 तो अफ़वाज पाकिस्तान ने निभाए हैं आज तक, लेकिन जो 16 नुकात जो दीगर हुकूमतों के ज़िम्मे में आते हैं, जो वफ़ाक और सूबाई हुकूमतों के उसके अंदर दायरा इख्तियार में आते हैं, उसके ऊपर भी बात की गई। क्योंकि बहरहाल एक बात बड़ी अहम है, और वो ये है कि नेशनल एक्शन प्लान जो था वो 2014 16 दिसंबर जब आस्थाने आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद बनाया गया। उस वक़्त से लेके आज तक के दिन तक जो है मोहम्मद क़ज़ाफ़ी साहब, हज़ारों लोगों ने अपनी जानें जो हैं वो गँवा दी, जिनमें हमारे फ़ौजी जो हैं वो ज़्यादा हैं, उसके अंदर पुलिस वाले भी हैं, उसके अंदर एफसी रेंजर्स वाले भी मौजूद हैं, और उसके अंदर हमारे सिविल जो बरादरी है वो भी शामिल है, और इसी तरीके से हमारे जो मैं समझूँगा कि वुकला हैं, सियासतदान हैं। लेकिन अगर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल नहीं किया गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप मुझे बताएँ, कोई है इसका जवाब दे? तो ये जो बात है, ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल में ज़रूर डिस्कस की गई होगी, जिसके अंदर ये पूछा गया होगा कि आप में से आखिर हमने अपना जो किरदार था वो निभाया, खून के ज़रिए कुर्बानी दी और आज तक दे रहे हैं। इसके अंदर वो लोग जिन्होंने लैतो-लाल से काम लिया, जिन लोगों ने कोताही बरती, और उन लोगों को जो है वो क्या सज़ा के मुस्तहिक हैं या नहीं हैं, ये है असल बात। सर, अब जिस तरह अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि बड़े ऑपरेशन की बात करते हैं तो वहाँ की बलूचिस्तान हो गए, वहाँ के जो बड़े लोग हैं वो इसकी मुखालफत करते हैं, केपीके में मुखालफत करते हैं, लेकिन जब टारगेटिंग के लिए की जाती है, उसमें भी अब देखें जिस तरह लास्ट काटलिंग में जो ऑपरेशन हुआ था वो ड्रोन के ज़रिए, तो उसमें भी उनको बड़ी अजीब-अजीब सी बातें चल रही थी। ये ऑपरेशन क्या था और किस तरह और कितने दहशतगर्द मारे गए थे इस समय? देखिए, जो इसके अंदर बुनियादी तौर पे हम लोग जब कोई भी पाकिस्तान फ़ौज ऑपरेशन करती है, दुनिया के अंदर कहीं भी करती है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी इस टाइम पे अफ़वाज पाकिस्तान की जो तरजीहात हैं, एक ज़माना था जब कोर ऑफ सिग्नल्स को इतनी अहमियत हासिल नहीं थी। यानी कि वो जो खबर रसां थे, जो सिग्नल्स यानी कि
जो टेलीफोन और कम्युनिकेशन के जो नेटवर्किंग है उसको चलाने वाले, लेकिन अब जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर बहुत तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान आर्मी ने इंतहाई मजबूत किस्म का मैकेनिज्म बना लिया है और आप हैरान होंगे कि ये जो मोबाइल फोन्स हैं ये तक इन्होंने अपने बना लिए हैं और उसके ऊपर उनका अपने नेटवर्क के जरिए काम चल रहा है, जो कि एक बिल्कुल मुनफरिद है, जिसके ऊपर मैं बात करने से कासिर हूँ। वो निज़ाम जो है वो बहुत ही मजबूत है और उसके अलावा जो सैटेलाइट्स के जरिए उन्होंने अपने जो मुख्तलिफ जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं उनके जरिए, ड्रोन्स के जरिए और फजा में जो जहाज मौजूद होते हैं उनके जरिए, क्योंकि हमारे पास रेडार बरदार जहाज मौजूद हैं जिनके जरिए हम कम्युनिकेशन जो है उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। तो जो ये ऑपरेशन जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं ये इंतहाई जो है मेरे ख्याल में एक पेचीदा ऑपरेशन था। इसके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का बहुत अहमियत थी। ग्राउंड के ऊपर जो आईएसआई है और मिलिट्री इंटेलिजेंस है उन्होंने मिल के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और इंफॉर्मेशन फराहम की, जिसकी बुनियाद के ऊपर दहशतगर्द जो थे उनको पिन पॉइंट किया गया और फजा में ड्रोन ऊपर थे कई मील ऊपर, जिनकी इमेजरी इतनी जबरदस्त है, यानी कि उनके कैमरे इतने सोफिस्टिकेटेड कैमरे हैं कि वो एक चलते हुए आदमी को आसानी देख सकते हैं और उसको मजीद जब जूम करते हैं तो उसका चेहरा तक नजर आ जाता है। ऐसी सूरत के अंदर मुख्तलिफ चीजें की जाती हैं जिनके अंदर ऐसे बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है जिनके अंदर गैस होती है जो लोगों को एकदम जो है मफलूज करके रख देती है। इसके अंदर जो है वो बारूदी जो मवाद है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ जो दूर के इलाकों में जहां फौज को उन्होंने पहले से तैनात किया होता है, जिनमें ज्यादातर काम जो है एसएसजी कमांडोज का होता है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जो मायानाज पाकिस्तान के कमांडोज हैं, वो उनके आपने देखे हैं उनके चेहरों के ऊपर उनके कैमरे लगे होते हैं, नाइट विजन कैमरे लगे होते हैं और वो कैमरे जो होते हैं पीछे कमांड एंड कंट्रोल रूम से बकायदा देखे जा रहे होते हैं जो उनको हदायत दे रहे होते हैं। ड्रोन के जरिए जो ड्रोन ऊपर होता है, जो जहाज होते हैं जिनको आप एवेक्स जैसे जहाज थे अमेरिका के अंदर, उस तरीके से फिर ग्राउंड के ऊपर वो उनको इतला देते हैं कि जी दुश्मन जो है वो तुम्हारे दाएं जाने पर बढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कभी 9 o'clock कहते हैं, 7 o'clock कहते हैं, उसको फिर डिग्रीज के साथ बताते हैं। उनकी हेलमेट्स जो होती हैं उनके अंदर बकायदा कंपस लगे होते हैं, जो डिजिटल कंपस होते हैं जो उसी डिग्री के ऊपर सोल्जर को जो है वो वहां मोड़ देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ऑपरेशन होता है जिसके अंदर जो मुतअद्दिद दहशतगर्द जो थे उनको जहन्नम वासिल किया गया, उनकी हाइड आउट्स देखी गई, उनके जो असले के अंबार जो उन्होंने लगा के रखे थे और जो मुस्तकबिल के प्लानिंग के हवाले से जो चीजें मिली उससे मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान को काफी फायदा हुआ और वो एक मेरे ख्याल में इंतहाई कामयाब ऑपरेशन जो है वो समझा जा रहा है। और उसमें कितने दहशतगर्द मारे गए? देखिए दहशतगर्द जो तादाद है जाहिर है वो तो आपके सामने है, लेकिन जो बुनियादी तौर पे दहशतगर्द हैं वो 20 से ज्यादा दहशतगर्द जो थे वो जहन्नम वासिल हुए। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा अभी जो ये इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है, ईद के दूसरे दिन भी वहां पे उन्होंने बॉर्डर की जो एक मुआहिदा हो उसकी खिलाफवर्जी की थी। इस पे क्या स्टांस है हमारी स्टेट का? क्या इस पे कोई बातचीत भी हुई है कि क्या किस तरह देखते हैं? देखिए इसका तरीका ये होता है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं दोनों साइड के, जो कि मेजर जनरल रैंक के होते हैं, जो भारत के अंदर भी मौजूद हैं पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, वो फिर हॉटलाइंस के ऊपर क्रांति जो उनके पास मौजूद होती हैं उसके ऊपर फिर वो बात करते हैं, बताते हैं, वायलेशंस करिए हैं। भारत जो है वो मुतअद्दिद वायलेशन जो है पिछले कई सालों से जो है वो करता आ रहा है और किसी सूरत जो है वो मान नहीं रहा, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि पाकिस्तान उसके ऊपर कोई अमल नहीं करता। पाकिस्तान उनको भरपूर जवाब देता है। अभी आपको याद है कि भारत का एक जहाज भी गिर गया। अब वो आपको मालूम ही है कि वो तो भारत हमेशा यही
यही कहेगा कि ये जहाज जो हमारा है ये तकनीकी खराबी की वजह से गिरा है। इससे पहले भी एक जहाज जो है आपको पता है पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, सिंध के बॉर्डर के करीब जो था वो वहां गिरकर तबाह हो गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें जवाब बहुत अच्छा देना आता है और हम भरपूर जवाब देते हैं। और भारत इस किस्म की जो दरअंदाजियां हैं वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो चेक करते रहते हैं कि क्या पाकिस्तानी कौम विजिलेंट है, पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो इंटैक्ट हैं, वहां देख रही हैं, उनके पास क्या मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। तो इस वजह से ये इस किस्म के ऑपरेशन जो है वो भारत करता है, और जब भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह मुंह की खाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, डीजीआईएसआई से कुछ ओवरसीज़ डॉक्टर्स की अमेरिका से मुलाकात हुई थी और उसपे बड़ी पीटीआई ने, जो ओवरसीज़ पीटीआई है, उसने बड़ी तनकीद भी की है और बताया जा रहा है कि मज़ीद एक और वफ़द भी आएगा डीजीआईएसआई से मिलने। तो ये क्या, इस पेशरफ्त को आप कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल ये क्या है? और इसका क्या बैकग्राउंड क्या है? देखिए, जो अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, वहाँ पाकिस्तानी जो निज़ाद हैं, वो एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उनका एक बहुत अच्छा नेटवर्क मौजूद है, जो कि ज़ाहिर है हुकूमत के अंदर भी, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए थे, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक बड़ी ख़तीर जो है वो रकम जो है वो भी दी थी और उस कैंपेन को जो है वो हेल्प भी किया था और उसके अंदर बाकायदा अमली तौर पर हिस्सा लिया था। ये डॉक्टर्स जो हैं वो समझे जाते थे कि ये हमेशा से पीटीआई के बहुत एक करीब तरीन हैं और जिसकी हमने कुछ वीडियोस भी हमारी नज़रों से गुजरी। लेकिन डीजीआईएसआई कौन होते हैं? डीजीआईएसआई वो होते हैं जो कौम आने वाले मुस्तकबिल के ऊपर उनकी निगाह होना ज़रूरी है। और आईएसआई का काम जो है, इंटेलिजेंस का असल काम जो है वो लोगों की टो लगाना नहीं है, बल्कि ये भी उनके किरदार में होता है, लेकिन एक इसका ये बहुत अशरे अशीर होता है। असल काम उनका एनालिसिस और रिसर्च होता है। उसकी बुनियाद के ऊपर वो मुस्तकबिल की चीज़ों को जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं और फिर इस तरीके से ये हम काम चलते हैं। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स यकीनन वो एक सरमाया है पाकिस्तान का, और अगर उनके साथ तहरीक इंसाफ जो है वो बात कर सकती है, तो मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान जो है उनको ज़रूर बात करनी चाहिए। और आईएसआई का जो चार्टर है उसके अंदर उनको इजाज़त है बाकायदा कि वो बात कर सकते हैं और उसके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। डीजीआईएसआई जो है, जनरल आसिम मलिक साहब इंतहाई हुनरमंद और इंतहाई मेरे ख्याल में काबिल शख्सियत के जो है वो रखते हैं। उनको उनको एक मेरे ख्याल में ये एक टास्क उनका है। उन्होंने ये सोचा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो एक नफ़रत की फ़िज़ा और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के खिलाफ एक जो इश्तियाल अंगेज़ी की गुफ्तगू जिस तरीके से मगरब से देखने में आ रही है, उसको काउंटर करना बड़ा ज़रूरी था। इसलिए डीजीआईएसआई साहब की जो है वो मुलाकात हुई और आइंदा भी यकीनन इस ज़िमरे के अंदर मुख्तलिफ मुलाकात जो हैं वो मुतवक्का हैं। कइयों का बता दिया जाता है, कइयों का इत्तला नहीं होती। और पीटीआई को प्रॉब्लम यही हुई कि वो जिनके ऊपर वो एक तकिया करते थे, वो एक अहम सतून समझा जाता था कि ये वो डॉक्टर्स हैं, उनकी डीजीआईएसआई से मुलाकात जो है वो क्यों हुई? अगर ये मुलाकात इमरान खान साहब के रिहाई के हवाले से होती तो ज़ाहिर है पीटीआई को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन पीटीआई खुश नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये मामला रिहाई का नहीं बल्कि कौमी सालमियत और सलामती का है, और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में नई जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसके लिए उसके दरमियान में पाकिस्तान हुकूमत और उसके दरमियान में एक जिसको कहते हैं पुल का किरदार वो अदा करना जो है वो मकसूद है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला भाई ने हमें बताया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें भी क्या चीज़ें डिस्कस हुई और उसका वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और उसमें एक जो कोर कमांडर वो रिटायर्ड भी हुए, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें हुई। लेकिन जो डीजीआईएसआई से कुछ डॉक्टर्स मिलने हैं उन पे भी बड़ी डिटेल अब्दुल्ला भाई ने बताई क्या चीज़ें हुई हैं। फिलहाल के लिए नए दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।